हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। हमने जो अपना फार्माकोलॉजी की जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो स्टार्ट किया था हमने। उसमें मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी जो है वो टू ही पार्ट में डिवाइड है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक जो है वो हमने उसकी डिटेल में स्टडी कर ली है, जिसमें एडीएमई है वो इससे पहले वाली जो क्लास हैं उनमें हमने उसकी डिटेल में स्टडी कर ली है। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज फार्माकोडायनेमिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक मैंने आपको बताया था। फार्माकोकाइनेटिक में हम स्टडी करेंगे कि ड्रग हमने ली और हमारी बॉडी ने क्या क्या चेंजेस किए ड्रग में, वो फार्माकोकाइनेटिक में हमने स्टडी कर ली। एडीएमई है जो है एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है। ये अलग अलग जो है हमने इनकी डिटेल में स्टडी कर ली है। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक होता है कि हमारी बॉडी ने जो ड्रग में चेंज किए उसकी स्टडी तो हमने कर ली, लेकिन जो ड्रग हमने ली उसने क्या क्या चेंजेस किए, उसने कैसे अपना इफेक्ट जो है वो शो किया, वो हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक में। जो ड्रग चेंज करती है, जो ड्रग की स्टडी है, जो ड्रग चेंज करती है बॉडी में, वो सब इंक्लूड होता है फार्माकोडायनेमिक में। अब ड्रग की स्टडी से मतलब जैसे ड्रग हमने ली, उस ड्रग के क्या इफेक्ट हैं, उस ड्रग ने जो अपना एक्शन है वो कैसे दिया, उस ड्रग के जब हमने वो ली उसके कुछ डिजायरेबल इफेक्ट भी होंगे, कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट भी होंगे। मैंने आपको बताया था डिजायरेबल इफेक्ट में वो है कि ड्रग जिस पर्पज से हमने ली, जिस डिजीज के लिए ली, उसने उस डिजीज को जो है ठीक किया। अनडिजायरेबल जो इफेक्ट है वो होते हैं कि ड्रग हम ड्रग से जो चाहते हैं वो तो डिजायरेबल हो गया, अनडिजायरेबल वो जो ड्रग से हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी ड्रग जो है वो रिस्पॉन्स जरूर देगी। जैसे हमारे साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, ये सब ड्रग के कारण ही जब ड्रग हम लेते हैं किसी भी डिजीज में, कोई भी ट्रीटमेंट चलता है उसमें जो डॉक्टर जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो जब पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेगा तो उस डिजीज को तो ठीक कर देंगी, लेकिन साइड बाय साइड उसके कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी जो है हमें महसूस होंगे। तो वो इफेक्ट जो है वो होते हैं फार्माकोडायनेमिक। कुछ साइड इफेक्ट बोलते हैं जिसमें एडवर्स इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, ड्रग के जो इफेक्ट है, ड्रग ने अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ड्रग ने कैसे शो किया, ड्रग जो है वो किसके साथ बाइंड होके जो है ड्रग ने अपना एक्शन शो किया, वो सब सारी डिटेल जो है वो होती है फार्माकोडायनेमिक के अंदर। तो आइए हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो ड्रग है, मैंने आपको बताया था कि ड्रग की स्टडी करना ही, ड्रग के इफेक्ट की स्टडी करना, दैट इज फार्माकोडायनेमिक। तो सबसे पहले इसमें हम एक टॉपिक देख लेते हैं, करते हैं कि जो ड्रग हमने ली उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, किन किन प्रिंसिपल से जो है वो अपने इफेक्ट जो है वो शो करती है। तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग जो अपना एक्शन जो है वो शो करेगी वो किस किस प्रिंसिपल से करेगी। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि ड्रग हमने ली, वो किसी ऑर्गन पे जाके उसके इफेक्ट को, उसका जो वर्किंग है उस ऑर्गन की, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, दैट इज स्टिमुलेशन। जैसे हमारी एड्रेनलिन जो ड्रग है वो आपको पता है कि हार्ट पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, हार्ट पे जो है रिसेप्टर, बीटाविन रिसेप्टर पे एड्रेनलिन जो है आकर बाइंड होके अपना एक्शन जो है वो शो करती है। तो एड्रेनलिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस भी है जो कि यूज होती है जब
कार्डिक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट जो है वो काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, तो उस टाइम पे एड्रेनलिन जो इंजेक्शन है उसकी डोज उस पेशेंट को दी जाती है। वो कैसे दी जाती है, जैसे ये हमारी रिब्स हैं, इनके बीचों बीच जो है इंजेक्शन उस पेशेंट के हार्ट में डायरेक्ट जो है वो इंसर्ट किया जाता है। यहाँ देने का मतलब यही है, हमारा जो पर्पस वो यही है। अगर हम आईवी देंगे उस पेशेंट को, अगर हम वो इंजेक्शन आईवी देंगे तो हार्ट जो है वो तो उसने तो काम करना अपना बंद कर दिया है। अगर हार्ट जो है वो पंपिंग नहीं कर रहा है तो ब्लड ना तो हार्ट के पास जा रहा है, ना हार्ट जो है ब्लड वो सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में। अगर हमने आईवी उस इंजेक्शन उस पेशेंट को, मान लीजिए एड्रेनलिन जो है उसको आईवी दे दिया, अगर हमने उसको आईवी दिया तो जहां पे वो हमने इंजेक्शन लगाया वो उसके हैंड पे ही रह जाएगी, वो मेडिसिन जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। कार्डिक अरेस्ट की जब सिचुएशन होती है उस टाइम पे ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एड्रेनलिन होती है। एड्रेनलिन का जो है इंजेक्शन उस पेशेंट की रिब्स के बीचों बीच जो है इंजेक्ट किया जाता है। एड्रेनलिन जो है हार्ट में, आपको मैं बताऊं, बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, उन पे जाके एक्ट करता है और उन्हीं बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू जो है ये हार्ट की सारी जो एक्टिविटी है उनको इंक्रीज करता है। तो ये एड्रेनलिन का काम है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कार्डिक अरेस्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो एड्रेनलिन है। स्टिमुलेशन, एड्रेनलिन इंक्रीज ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एड्रेनलिन जो है हार्ट में जो बीटाविन रिसेप्टर जो होते हैं उन पर आके उनके साथ बाइंड होके, रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड होके अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। और एड्रेनलिन जो है हार्ट में, हार्ट की जो एक्टिविटी है, हार्ट का जो रेट है उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद है सेकंड जो प्रिंसिपल है दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की एक्टिविटी को बढ़ाना, और डिप्रेशन इसका अपोजिट होता है, किसी भी चीज की एक्टिविटी को घटाना। कुछ ड्रग का काम होता है कि किसी ऑर्गन पे जाके वो एक्ट करेंगी और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगी, लेकिन कुछ जो ड्रग हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को कम कर देंगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एसिटाइल कोलिन है और एक है ये एड्रेनलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया करता है, मीन्स हार्ट की रेट को घटाता है, और जो ये एड्रेनलिन है ये हार्ट की एक्टिविटी को मीन्स ट्रैकिकार्डिया करते हैं। ट्रैकिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना। एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ। डिप्रेशन में क्विनिडीन जो है इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ एन एसए नोड। एसए नोड क्या है? साइनोएट्रियल नोड है, जो मैंने आपको बताया था राइट एट्रियम में, हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है उसमें प्रेजेंट है, एसए नोड उसमें प्रेजेंट होता है। तो एसए नोड की जो है एक्टिविटी को कौन बढ़ाता है? एसए नोड की एक्टिविटी को क्विनिडीन एक ड्रग है जो कि एंटी मलेरियल एक ड्रग है, वो इसकी एक्टिविटी को जो है डिक्रीज करती है। तो ऐसे कुछ ड्रग जो है वो किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं, कुछ जो ड्रग है किसी भी जो ऑर्गन की एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं। ऐसे ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करती हैं। ये प्रिंसिपल है ड्रग के। स्टिमुलेशन, किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करना। डिप्रेशन, किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को डिक्रीज करना, दैट इज डिप्रेशन। उसके बाद जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है कि कुछ जो ड्रग हम लेते हैं वो हमारी जो हमारा जीआईटी सिस्टम है उसमें इरिटेशन कोज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे एपिटाइजर, मीन्स एपिटाइजर का मतलब होता है भूख। जैसे कि हम जो खाने के में जो हम चटनी लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है मिर्च होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चटनी जो है जब हम लेते हैं तो उससे जो है जो वो स्टमक में जाती है वो उसकी म्यूकोसा को इरिटेट करती है, एचसीएल का जो है रिलीज करती है, और इंटेस्टाइन में जाके जो गैस्ट्रिक जूस है उनका भी रिलीज होता है, जिससे हमारी भूख जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती है। बेशक से चाहे हमें वो चटनी है जो वो उसमें ज्यादा मिर्च लग रही हो, लेकिन उसके बाद भी जहाँ हमें एक रोटी खानी होती है वहां हम 2 रोटी खा जाते हैं। तो ऐसे
कुछ जो चीजें हैं वो कुछ जो ड्रग हैं वो इरिटेशन कोज करके भी हमारी भूख को इरिटेशन जो है वो कोज करके अपना एक्शन शो करती हैं। काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है कि जैसे जो स्टमक की म्यूकोसा है या इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है, कुछ ड्रग जो है उनको इरिटेट करती हैं। उसके बाद है इमेटिक। इमेटिक का मतलब होता है कुछ ड्रग जो है जैसे कि वो हमने ली, उसके बाद वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में गई। स्टमक में जाने के बाद वो जो स्टमक की वॉल को जो है इतना इरिटेट कर देती है कि ये लेते ही इमेटिक लेते ही ये अपना एक्शन कैसे शो करती है, जैसे ही इनको हम लेंगे ये स्टमक में जाएंगी तो ये स्टमक की म्यूकोसा को जो है, देखिए मान लीजिए हमने इमेटिक जो ड्रग है वो लेने के बाद ये जो है स्टमक में आएंगी। ये ड्रग जो है ये स्टमक की म्यूकोसा को जो है इतना इरिटेट कर देती है कि ये लेने के बाद स्टमक को हमारे को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सारे कंटेंट को जो है निकाल कर बाहर फेंक देता है। इस तरह से भी जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करती है। मीन्स ये ड्रग हमने ली और इस ड्रग में जो ये हमारी स्टमक की जो म्यूकोसा है उस पर इफेक्ट किया, मीन्स उसको इरिटेट किया। इरिटेट होने के बाद यहाँ स्टमक में इरिटेशन ज्यादा होने के कारण स्टमक में ये जितना भी कंटेंट था ये इसोफेगस के थ्रू और हमारे मुंह के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ऐसे जो इमेटिक जो ड्रग है वो अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये भी एक जो है ड्रग का प्रिंसिपल है, ड्रग का एक वे है अपना एक्शन शो करने का। 3 एक्शन हमने अब कर लिए हैं, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन। एक हमारा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से सबसे पहले आप समझे कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे कुछ आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ केमिकल जो है रिलीज होते हैं और वही जो केमिकल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी के लिए। जैसे हमारे ब्रेन में डोपामिन होता है, तो जब डोपामिन का रिलीज हमारे ब्रेन में कम हो जाता है तो उस टाइम पे तो डोपामिन की कमी से जो डिजीज होती है दैट इज पार्किंसोनिज्म। तो उस पेशेंट को क्या किया जाता है, उस पेशेंट को जो है बाहर से जो है वो डोपामिन दी जाती है। डोपामिन जो है हम डायरेक्टली, मैंने आपको बताया था कि डोपामिन जो है डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दी जाती है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसके बाहर जो एक बैरियर बना हुआ है डोपामिन जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तो डोपामिन अगर क्रॉस नहीं करेगी तो हम अदर फॉर्म में जो डोपामिन को देंगे, वो कौन सी फॉर्म है, वो है लीवोडोपा। लीवोडोपाइन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म एक डिजीज होती है जो कि डोपामिन की कमी के कारण होती है। डोपामिन जो है जब ब्रेन में इसका रिलीज जो वो कम हो जाता है तो इसको हम उस पेशेंट को बाहर से देते हैं। बाहर से देने में हम डोपामिन जो है वो डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए हम उस पेशेंट को लीवोडोपा ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। लीवोडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो है डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे उस पेशेंट का जो है डोपामिन जो है उसमें अगर उसके ब्रेन में अपने आप रिलीज नहीं हो रहा तो हम बाहर से उस पेशेंट को दे रहे हैं, ये होती है रिप्लेसमेंट। जैसे डायबिटीज के पेशेंट में जो है इंसुलिन जो है वो हम बाहर से देते हैं क्योंकि क्या होता है डायबिटीज के पेशेंट पे इंसुलिन की जो सिक्रेशन है वो कम हो जाती है, इसलिए उस पेशेंट को इंसुलिन जो है वो बाहर से दी जाती है। इंजेक्शन जो है इंसुलिन के वो दिए जाते हैं। तो रिप्लेसमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी हो जाना और हम वो उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर से कोई चीज दें, वो होती है रिप्लेसमेंट। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया
कि ब्रेन में जो है डोपामिन की कमी से डिजीज होती है, दैट इज पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज लियोडोपामिन। लियोडोपामिन जो हम देते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे जो डोपामिन की जो कमी है उसको हम पूरा करते हैं उस पेशेंट के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज इंसुलिन। किसी पेशेंट को इंसुलिन की जो सिक्रेशन कम हो जाती है उसकी बॉडी में, तो इंसुलिन के जो है इंजेक्शन उसको इंजेक्ट किए जाते हैं। और ये होता है रिप्लेसमेंट, ड्रग की रिप्लेसमेंट। साइटोलाइटिक एक्शन होता है कि ड्रग का अपना एक नेचर है कि वो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसी के लिए ही बनी है, उसी को जाके जो है वो किल करेगी। जैसे हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल की कैटेगरी में जो ड्रग है वो यूज होती है मलेरिया की कैटेगरी में, मीन्स मलेरिया की डिजीज के लिए। जैसे हमारी जो कैंसर में यूज होने वाली ड्रग है, तो वो जो कैंसर सेल है उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगी, तो वो कैंसर की कैटेगरी में है। तो हर जो ड्रग है, कुछ ड्रग है जिनका अपना पर्टिकुलर एक्शन है, जो पर्टिकुलर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके ही अपना एक्शन जो है वो शो करती हैं। वो पर्टिकुलर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे है जो एक्ट करेंगी, वो उनका साइटोलाइटिक एक्शन बोला जाता है उसको। सिलेक्टिव किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो जो है ड्रग जो है वो सिलेक्टिवली जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ही किल करेंगी। तो ये हमने जो है ड्रग एक्शन के जो प्रिंसिपल हैं वो किए, जो कि 5 हैं। स्टिमुलेशन है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है, रिप्लेसमेंट है, साइटोलाइटिक एक्शन है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की एक्टिविटी को बढ़ाना। डिप्रेशन का मतलब किसी भी चीज की एक्टिविटी को घटाना। इरिटेशन का मतलब होता है कुछ ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करती हैं इरिटेट करके, जो जीआईटी सिस्टम है उसमें इरिटेशन कोज करके ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करती हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है ड्रग में किसी चीज की कमी हो जाना, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम जो ड्रग है वो बाहर से उस पेशेंट को देते हैं ताकि उसके शरीर में जो वो कमी है वो पूरी हो जाए। साइटोलाइटिक एक्शन होता है पर्टिकुलर जो एक ड्रग होती है उसका अपना पर्टिकुलर जो है वो एक्शन होता है कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए वो ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करती है। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन किए हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, कि कोई भी ड्रग जो है वो किस मैकेनिज्म से अपना एक्शन जो है वो शो करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट फिजिकल एक्शन, सेकंड केमिकल एक्शन, थर्ड एक्शन थ्रू एंजाइम एंड एक्शन बाय रिसेप्टर। 4 टाइप में कोई भी ड्रग जो है वो अपना एक्शन जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स अपना एक्शन जो है वो 4 टाइप से शो करेगी। एक फिजिकल एक्शन का मतलब होता है कि ड्रग में जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण वो ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करे। केमिकल एक्शन दूसरा है केमिकल एक्शन, कि ड्रग जो है वो अपने केमिकल नेचर के कारण जो है केमिकल कुछ चेंजेस करके और जो अपना एक्शन शो करे। और तीसरा है एंजाइम के थ्रू, कि कुछ जो ड्रग है वो हमने बॉडी में ली और हमारी बॉडी में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उन एंजाइम पे जाके वो एंजाइम जो है उन ड्रग पे जाके जो है या फिर वो ड्रग उन एंजाइम पे जाके बाइंड होके अपना एक्शन जो वो शो करेगी। और 4 जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है रिसेप्टर। इनको 1 बाय 1 जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। रिसेप्टर, कुछ जो ड्रग है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड होके अपना एक्शन जो वो शो करेंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फिजिकल एक्शन, कोई भी ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करेगी कुछ उसके फिजिकल चेंजेस के कारण। तो फिजिकल जो एक्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग मैंने आपको बताया 4 टाइप का, दैट इज फिजिकल, केमिकल, एंजाइम एंड रिसेप्टर के थ्रू। तो सबसे पहले हम फिजिकल देख लेते हैं। फिजिकल में सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इसबगोल जो है वर्क एज ए बल्क लैक्सेटिव ड्यू टू इट्स स्वेलिंग प्रॉपर्टी। इस चीज को आप समझें,
एक तो आप समझे वर्ड लैक्सेटिव और जो ये परगेटिव जो है ये क्या होता है। लैक्सेटिव जो है वो प्रोडक्ट होते हैं, वो ड्रग होते हैं जो कि हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, और जो डायरिया में यूज करते हैं उनको बोलते हैं परगेटिव। हमारा जो इसबगोल है वो, ये क्वेश्चन भी आता है कि इसबगोल जो है वो एक बल्क एजेंट है जो कि यूज किया जाता है इन लैक्सेटिव। तो ये अपना एक्शन जो वो कैसे शो करता है, ये अपनी स्वेलिंग प्रॉपर्टी के कारण अपना एक्शन जो है वो शो करता है। आइए इसको हम थोड़ा जो है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो पड़ा हुआ है। कई बार वेस्ट मटेरियल जो है उसकी जो अमाउंट है वो इतनी कम होती है कि वो इंटेस्टाइन की जो ये वाल है इन पर इफेक्ट नहीं डालता और वो इंटेस्टाइन में ही पड़ा हुआ रहता है। तो उस सिचुएशन में कॉन्स्टिपेशन की जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस टाइप के पेशेंट को जो है इसबगोल का जो सॉल्यूशन वो दिया जाता है, तो जब इसबगोल इंटेस्टाइन में आएगा और इस प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आएगा, इसबगोल जब भी पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये फूल जाता है, इसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है, ये फूल जाता है। तो यहाँ आकर ये फूल जाएगा, ये जो पूरा कंटेंट है ये फूल जाएगा, इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये इंटेस्टाइन की ये जो वाल है इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो है प्रोडक्ट को आगे की तरफ धकेल देंगी और ऐसे जो प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसबगोल जो है वो लैक्सेटिव जो है बल्क लैक्सेटिव यूज होता है अपनी स्वेलिंग प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि जब भी इसको पेशेंट लेते हैं तो ये पानी के जब कांटेक्ट में आता है तो ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और ऐसे ये हमारी प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेरियम सल्फेट। आपको पता है कि वैसे तो जो हम एक्सरे करते हैं उसमें जो रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है वो बस एक्सरे में जो बोन की है फिल्म हमें वही दिखाई देती है, क्योंकि जो बोन हमारी बॉडी में जो बोन होती है वे एक्सरे रेज को पार नहीं होने देती, इसलिए बस जो बोन है उनकी ही फिल्म हमें दिखाई देती है। लेकिन जब पेशेंट को बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन दिया जाता है तो बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन लेने से बेरियम सल्फेट जो है वो भी बोन की तरह ही उन रेस को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगा। मान लीजिए ये पेशेंट है, इसने बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया, ये हमारे स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद ये इंटेस्टाइन में गया। अगर यहाँ से सॉल्यूशन उसने लिया तो ये स्टमक में भी जाएगा और ये इंटेस्टाइन में भी जाएगा। और उस पेशेंट का जब एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे की रेज को जो ये बेरियम सल्फेट जो है वो अपने अंदर से पास नहीं होने देता और जो है एक्सरे में जो क्लियर फिल्म आ जाती है स्टमक की और इंटेस्टाइन की। अगर हम ये बेरियम सल्फेट नहीं देंगे तो हमें जो फिल्म दिखाई देगी वो बस बोन की ही दिखाई देगी, क्योंकि बोन भी जो है एक्सरे रेज को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, इसलिए जब भी एक्सरे होता है तो उसमें जो बोन है वही हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हम बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन पेशेंट को देते हैं, जब वो स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये भी एक्सरे रेज को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता और ये स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहकर वहां की क्लियर पिक्चर जो है हमें देता है। तो ये बेरियम सल्फेट की प्रॉपर्टी है कि एक्सरे जो रेज है उनको अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। वैसे इसबगोल की प्रॉपर्टी है ये स्वेलिंग एजेंट है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये परगेटिव है जो इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन जब भी पेशेंट को दिया जाता है ना तो ये क्या करता है, ये जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। मैग्नीशियम सल्फेट अपना ड्रग जो है वो अपना एक्शन जो है वो कैसे शो करती है। मैग्नीशियम सल्फेट का जब सॉल्यूशन पेशेंट को दिया जाता है तो ये यहाँ पर जो ये इंटेस्टाइन है, जब इंटेस्टाइन में मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन आएगा
तो ये यहाँ के एरिया के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है ये सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जहां भी बढ़ेगा, इंटेस्टाइन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण यहाँ का जो लिक्विड कंटेंट है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएगा और इजिली पास आउट हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि डिलीवरी से पहले उस पेशेंट को जो है एनिमा दिया जाता है। वो देने का क्या पर्पस होता है कि उसकी इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकालना, उसको साफ करना। उसमें आप देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में जो है वो अपना एक्शन शो करता है। एनिमा देने के बाद लेडी जो है वो फ्रेश होने के लिए जाती है बहुत जल्दी। उसका रीजन क्या है? आपने एनिमा दिया, एनिमा में क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है। जब आपने एनिमा रेक्टम के थ्रू उसको इंजेक्ट किया उस लेडी को, तो इंटेस्टाइन में जब आपने उसको जो है इंजेक्ट किया, एनिमा क्या होता है? एक थैली सी है प्लास्टिक की जिसमें ये सॉल्यूशन जो है ड्रग का वो भरा हुआ होता है, जिसको रेक्टम के थ्रू जो है उस लेडी को दिया जाता है। वो देने के बाद वो देने का पर्पज होता है कि इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट जो है वो पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालना। एनिमा देते ही क्या होगा, जब मैं ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये वहां का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बढ़ा देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते ही कंटेंट जो सारा कंटेंट है इंटेस्टाइन का एक साइड में आकर इकट्ठा हो जाएगा और इजिली जो है कुछ ही सेकंड में पास आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो अपना एक्शन शो करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके। वैसे ही आप मैनिटोल ड्रग जो है वो यूज करते हैं। मैनिटोल जो है एक डायबिटिक ड्रग है। तो मैनिटोल जो है वो अपना एक्शन कैसे शो करती है? मैनिटोल जो है वो हमारे नेफ्रॉन में, हमारी किडनी के अंदर जाकर, हमारे नेफ्रॉन के अंदर जाकर, जो नेफ्रॉन की वॉल है उनके अंदर जाकर वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो इंक्रीज कर देती है, जिससे कि वो सारा जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है। आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया मैनिटोल इंड्यूस डायरेसिस इंक्रीज ऑस्मोटिक। मैनिटोल जो है वो एक डायरेटिक ड्रग है। इसको मान लीजिए सिंपल सी स्ट्रक्चर है हमारी नेफ्रॉन की। तो जब आपने मैनिटोल जो ड्रग वो ली, मैनिटोल ड्रग जो है वो ब्लड के थ्रू यहाँ पर आएगी और नेफ्रॉन में यहाँ पर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में इसका जो है वो फिल्टर होगी ये। इसके बाद ये यहाँ पर इस एरिया में आएगी, पीटी में आएगी, प्रोक्सिमल ट्यूबल में आएगी। यहाँ आने के बाद ये जो ट्यूबल पार्ट है, जो किसी भी नेफ्रॉन का जो ट्यूबल पार्ट है, वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो इंक्रीज कर देती है। यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से ऑस्मोटिक प्रेशर जहां भी इंक्रीज होगा वहां वो क्या करेगा कि इस सारे पार्ट का जितना भी पार्ट है उसको एक साइड में इकट्ठा कर लेगा उस कंटेंट को, और वो कंटेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जो पेशेंट ने मैनिटोल ड्रग ली, मैनिटोल जो है वो ब्लड में घुलकर नेफ्रॉन में आएगी। नेफ्रॉन में यहाँ जो है वो ड्रग छनेगी। यहाँ जब ड्रग जो है नेफ्रॉन के अंदर एंट्री करेगी तो एंट्री करने के बाद वो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो इंक्रीज कर देती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से ड्रग जो है वो इस वाल से बाहर नहीं जा पाती। हमारा जो वाटर है वो इस वाल से बाहर नहीं जा पाता और सारा का सारा जो वाटर है, जो यूरिन है, वो निकल जाता है। हमारी ड्रग भी इसी यूरिन के थ्रू निकल जाती है। तो ऐसे जो मैनिटोल जो एक डायरेटिक ड्रग है वो अपना एक्शन शो करती है। मैग्नीशियम सल्फेट भी ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके इंटेस्टाइन में जो कंटेंट को बाहर निकालता है, और मैनिटोल एक जो ड्रग है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो इंक्रीज करके हमारी किडनी में, हमारे नेफ्रॉन में ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके ही जो है एज ए डायरेटिक वर्क करती है। तो ये हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो फिजिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया। दूसरा जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो होता है केमिकल एक्शन।
फिजिकल एक्शन मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल इसबगोल का दिया मैंने आपको, दूसरा बेरियम सल्फेट का, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट का, और ये जो चौथा एग्जांपल है ये है मैनिटोल का। इसके बाद जो दूसरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो है केमिकल मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन